नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमान आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी आ चुके हैं, समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। जिस चीज बात की आशंका थी वो आखिरकार हो ही गया। ईरान ने इजरायल के ऊपर सीधा हमला कर दिया। कल देर रात खबर आई कि लगभग 200 मिसाइलों से ईरान ने इजरायल की सीधे उसके मेनलैंड के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। इसमें कितना नुकसान हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ईरान के इस डायरेक्ट हमले से किसी क्षेत्रीय युद्ध, महायुद्ध की आशंकाएं जो हैं अब प्रबल हो गई हैं। इसमें बाकी देशों के भी जुड़ जाने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उसने जो हमला किया वो इजरायल के हिजबुल्लाह पर किए गए हमले का जवाब है, नसरुल्लाह की मौत का जवाब है। दूसरी ओर इजरायल ने भी कहा है कि ईरान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका है। उसके निशाने पर ईरान की जनता नहीं है, लेकिन अब वो इस आतंकवादी रेजीम को, आतंकवादी सरकार को उखाड़ फेंक कर ही दम लेगा। और यह भी कहा गया इजरायल की तरफ से कि हमारा जवाब हमारे समय पर, हमारे वक्त पर, हमारे मौके पर होगा और ईरान के पास उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी ओर ईरान की तरफ से बार बार कहा गया कि इजरायल बड़ी बड़ी बातें करता था कि पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे ईरान में कोई एक जगह नहीं है जहां वो पहुंच नहीं सकता, लेकिन अपने ऊपर बरस रही मिसाइलों से अपने लोगों को वो नहीं बचा पाया। हालांकि ईरान की तरफ से एक एहतियाती रखा गया है और दावा किया गया है कि उसने जो भी हमला किया है वो इजरायली सेना के ठिकानों पर किया है, इजरायली आम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर उसका ये सीधा हमला नहीं है। इस पर ईरान की तरफ से भी बयान जारी किया गया। नेतन्याहू भी बोले हैं, इजरायल की सेना भी बोली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब ईरान के सीधे तौर पर एक युद्ध में कूद जाने का मतलब क्या है? दशकों के बाद ईरान ने किसी देश के ऊपर सीधा इतना बड़ा हमला किया। इससे पहले अप्रैल के महीने में जरूर एक मिसाइल दागी गई थी इजरायल के ऊपर, लेकिन वो मामला उस वक्त आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन अब की बार तो सैकड़ों मिसाइलों के साथ हमला किया गया। इतना ही नहीं, कल जब ये मिसाइलें बरस रही थी इजरायल के ऊपर, तभी हमास की तरफ से एक आतंकवादी हमला इजरायल में और किया गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। कई बंदूकधारी हमास के आतंकवादी इजरायल के कई शहरों में आ गए और उन्होंने आम लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत की बात की जा रही है। और ये जो मिसाइल अटैक था, ये लगभग 30 मिनट तक लगातार चलता रहा, जिसमें ईरान के निशाने पर इजरायल का पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था। और वो साफ कह रहा है कि ये नसरुल्लाह का, हानिया की मौत का बदला है। अब पूरी दुनिया को इंतजार है कि इजरायल आखिर क्या करेगा। इजरायल सीधे ईरान के ऊपर वार करता है तो कैसे करता है? आपके लिए जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि ईरान और इजरायल के बीच में कोई सीमा नहीं है, कोई जमीनी सीमा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इन रॉकेटों को और मिसाइलों को रोक पाने में इजरायल कल कितना कामयाब रहा, और अगर वो जवाब देता है ईरान को तो ईरान कितना कामयाब रहेगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही इसको लेकर भारत में जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जिस किस्म की प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी आज हमारी चर्चा का हिस्सा रहेगा। आपने देखा लगभग भारत का पूरा शिया समुदाय वो ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है। वो इजरायल को एक आतंकवादी देश करार दे रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मार्च, जुलूस, कैंडल मार्च दिखाने जा रहे हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं। इसमें हसन नसरुल्लाह को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। खमेनी साहब जो हैं एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं देश के शिया वर्ग के, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस पर भारत की सरकार का या भारत के समाज का क्या रुख होना चाहिए, ये हमारे लिए एक सवाल है। ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, एक इस्लामी राष्ट्र है। भारत एक सेक्युलर देश है। हमारे यहाँ हर किसी को आज़ादी है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन जहाँ पर एक सेक्युलर देश में एक अतिवादी सरकार के लिए अगर इस किस्म के प्रदर्शन होते हैं तो क्या ये उचित है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। आइए पहले ज़रा हम लोग बात कर लें कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बाद दुनिया किस ओर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। एक कमेंट इस पर मैं विजय जी का लेना चाहता हूँ। विजय जी ने सबसे ज़्यादा दुनिया ज़रूर देखी है, ये मैं रोज़ कहता हूँ आपसे। विजय जी, इजरायल ईरान, हम लोग कल ही बात कर रहे थे वो युद्ध में कूदेगा कि नहीं कूदेगा, उसने तो युद्ध की घोषणा कर दी। याद है आपको, मैं कल भी कह रहा था, परसों भी यही बात कर रहा था कि लेबनान तो इसमें एक्सक्यूज है। ये लड़ाई तो इजरायल वर्सेस ईरान ही है जी। जब भी हम लोग ये लेबनान पर जब हुआ हमला, हमारे दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी, इजरायल से भी। हाँ, दोनों से अच्छे, लेकिन उन दोनों के तो अच्छे रिश्ते नहीं है ना आपस में। और ये झगड़ा ही इजरायल और ईरान को लेकर था। नसरुल्लाह उसमें एक कारण बने हैं, नसरुल्लाह के जिस तरह से हुआ। और कल रात को जिस तरह से ईरान ने अटैक किया, उसने लिखा वी हैव राइट टू डिफेंड। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने उस पर, जब ये हमला हुआ उससे पहले उन्होंने लिखा है कि वी हैव राइट टू डिफेंड। और जो कल रात को हुआ, यदि आपने देखा हो तो 30 मिनट में करीब करीब 181 मिसाइल वहाँ पर दागी गई है, 181। और
लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इजराइल की आप वो ताकत देखें, आर्मी पावर, तो उन्होंने ज़्यादातर रॉकेट्स हम मिसाइलों को रोक दिया, मिसाइल्स को रोक दिया। मतलब बड़ी बात है वो, क्योंकि यदि वो 181 मिसाइल्स या 200 मिसाइल या 150 मिसाइल्स यदि वहाँ पर होती इजराइल में, तो क्या होता ये समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर, मतलब वो बेअसर किया एक तरह से उस हमले को। लेकिन आप इससे आगे बढ़कर देखिए आप कि यूएस ने कैसे उसको रेस्पॉन्ड किया है, यूके ने किस तरह से रेस्पॉन्ड किया है। आज बड़े देश जो है, ताकतवर देश, वो इजराइल के साथ खड़े हो गए। तो अब क्या हम विश्व युद्ध की तरफ या कोई और बड़े जंग की तरफ अमेरिका तो खुलकर कह रहा है कि हम इसमें इजराइल का साथ देंगे, उसके जंगी बेड़े खड़े हुए हैं वहां पर। उन्होंने, अमेरिका ने इसको साफ कर दिया। और वो अभी तक बना हुआ था उनका कि भाई ठीक है, इजराइल जब तक कर रहा है, जब ईरान उसमें आ गया तो उसके बाद उनको सामने आना दिखाई दे रहा था कि ये होगा। तो क्या वहां पर हम बढ़ रहे हैं। एक बार शायद आपने एक आप लोगों की नहीं बात की थी, शायद आपने की हो कि अमेरिका जो है वो भूलता नहीं है। अमेरिका के दूतावास में जिस तरीके का 1979 में सीन रहा, 2 साल तक बंधक बनाकर रखा गया, उसका बदला उसको इस रिजीम से लेना है। और वो कभी भी नहीं छोड़ते किसी को भी, वो अपने टाइम का, अपने हिसाब का वो सब कुछ करते हैं। देखिए, अमेरिका हो, इजराइल हो, और ये जो सब लोग हैं, वो किसी भी चीज़ का बदला लेने में नहीं छूटते। आज भी इजराइल ने भी जो कहा है, वो आपने पढ़ा है, उनका जो एक्सपर्ट पोस्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने लिखा है, ईरान अटैक इज ए सीवियर एंड डेंजरस एस्केलेशन, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, वी विल रेस्पॉन्ड वेयर एवर, वेन एवर एंड हाउ एवर वी चूज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। तो इसको समझते हैं, इस जुबान का क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है खमेनी साहब की जान को खतरा है। हाँ, मतलब जो भी आप कहें, लेकिन ये कोई आसान वो नहीं है इस तरह की जो जुबान है, और ये एक बड़े खतरे की तरफ हमें ले जा रही है। अब बात हैं हम लोग भारत पर, कि भारत में कैसे रेस्पॉन्ड होना चाहिए। भारत का, जैसे आपने कहा कि हमारा तो दोनों ही देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन हमने अभी जो डिप्लोमेसी की पिछले दिनों रूस और यूक्रेन को लेकर, उसमें भी हमारे दोनों देशों से रिश्ते अच्छे थे। और प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने जिस तरह से उन दोनों के बीच में कहा कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो क्या भारत फिर से इन दोनों देशों के बीच में कुछ अपनी भूमिका निभा सकता है? नहीं निभा सकता। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत का कोई लेना देना नहीं था, बहुत स्टेक नहीं था, हमारा स्टेक नहीं था। लेकिन यहाँ हम एक तरह से इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं। हमारी जो शिया कम्युनिटी है, उस पर इस बात, आप खुश हो नाराज हो, लेकिन उनको इस पर असर पड़ता है, उनकी धार्मिक भावनाओं पर असर पड़ता है। तो भारत सरकार इस जो हमारे यहाँ का स्टेक होल्डर है, उसको ध्यान में रखते हुए ईरान और इजराइल के बीच में कैसे डिप्लोमेसी करेगी, ये आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे। मैं आपको कुछ बयान सुना रहा हूं, अभी आप देखिए। जैसे हम लोगों ने चर्चा की, ईरान की, इजराइल की सेना के प्रमुख जो प्रवक्ता हैं आईडीएफ के, डेनियल हैगरी, वो क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू ने क्या कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा भारत के अंदर शिया धर्म गुरु जो हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से भारत की शिया मुसलमानों की भावनाओं को, उनका क्या कहना है, सुनिए। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the State of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का शासन हमारी रक्षा करने के हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं समझता है। हम अपने द्वारा स्थापित नियम पर कायम रहेंगे। जो कोई भी हम पर हमला करेगा, हम उन पर हमला करेंगे। ये सच है, हम बुराई की जड़ से लड़ते हैं। ये यहूदिया और सामरिया के लिए सच है, ये गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया के लिए सच है, और ये ईरान के लिए भी सच है। हम हर जगह बुराई की जड़ से लड़ते हैं।
तो साहब ये तो देखें, जो इजराइल करेगा वो उसने अभी अपने इंटेंशंस जो हैं वो बयानों में नेतन्याहू साहब ने और इजरायली सेना के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि वक्त हमारा होगा, दिन हमारा होगा, हम तय करेंगे हमारे निशाने पर कौन होगा। अब जरा हम भारत की बात करते हैं, हमारे लिए इसमें कोई समस्या है क्या? हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि बड़े पैमाने पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, नसरुल्लाह मारा गया तो उसको लेकर के प्रदर्शन हुए, उसको हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया गया। फिलिस्तीन को लेकर के तो हमारे देश में हमेशा ही एक सेंटिमेंट रहता है। जब ये लड़ाई शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच में, तब भी आपने देखा कि बड़ी हाई पिच्ड आवाज़ें सुनाई दी थी इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में। लोगों ने कहा था कि भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी हुई है, भारत सरकार को इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए। हम हथियार क्यों सप्लाई कर रहे हैं इसको लेकर के, इजराइल को हथियार क्यों दे रहे हैं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बहरहाल ये सारी बातें। अब जैसे बात हुई भाई, हमारा कोई वो दुनिया का एक अलग हिस्सा, हमारा उससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश के, हम एक सेक्युलर मुल्क हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान एक आइडियोलॉजिकल, एक थियोलॉजिकल स्टेट है, एक इस्लामिक राष्ट्र है, और उसमें भी दुनिया के अंदर आम मत यह है कि एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार वहां पर, रिजीम वहां पर चल रही है। उसका समर्थन भारत के किसी भी वर्ग में हो, क्या ये ठीक है? हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तो ये कि कल रात में जब वो दृश्य हमने देखे तो हम सबको लगा कि इज़राइल एक ऐसा देश है जो कम से कम इतने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन वो दांत के बीच में जीभ जैसा नहीं है, जीभ कटती नहीं है। वो बड़ा शानदार उसने अपना सुरक्षा तंत्र विकसित किया है। तो एक तो देख के अच्छा लगा, वरना इतने आतंकवादी हमले और इस तरह की तैयारी, इस तरह से घिरा होना तो शायद वो मुश्किल हो जाती। और निश्चित तौर पर दुनिया के किसी भी देश को आत्मरक्षा के लिए इजराइल से सीखना चाहिए। मैं यहां से जानबूझ के शुरू कर रहा हूं। जब करगिल में भारत बहुत, जिसको कहें कि करो या मरो की लड़ाई लड़ रहा था, ऐसी ऊंचाई की चोटी पर पाकिस्तानी थे, कब्जा कर लिया था, बेईमानी की थी, धोखा दिया था, पीठ में छुरा घोंप दिया था, एक तरफ पीस टॉक्स चल रही थी, दूसरी तरफ करगिल में आतंकवादियों को घुसा दिया था, सेना को घुसा दिया था। उस वक्त इजराइल ने हमें तकनीक के तौर पर मदद की। हम इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी की इस सरकार के पहले स्टेटेड पॉलिसी में बहुत हम आगे बढ़ के उसके साथ नहीं जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हमारे साथ हमेशा रहा। और मैं कम से कम 3 ऐसे बड़े अवसरों का खुद उसमें शामिल रहा हूं, जिसमें जब कोई यहूदी बोलता है तो वो भारत के लिए जिस सम्मान से बात कर रहा होता है, और वो बार बार ये कहता है कि आप लोग तो दुनिया में कुछ दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं, कि आपका इतना अपमान, आपकी संस्कृति का अपमान, आपकी भूमि का अपमान, लेकिन फिर भी आप लोग उसे जहर की तरह पी जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उनके मन में हमारे लिए सम्मान है, लेकिन जिन वजहों से हम ये जहर पी जाते हैं उनके मन में हमारे लिए क्या है? जिन वजहों से हमें जहर पी जाते हैं, क्यों पी जाते हैं? दुनिया के किसी देश का यह वाला मुश्किल नहीं है कि उसके यहां एक ऐसी माइनॉरिटी हो जो बार बार कहीं और मुंह उठाकर देखती है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नसरुल्लाह मारा गया, कोई और मारा जाए, उसके लिए आपको दुख हुआ। हम तो वैसे भी बार बार कहते हैं कि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, हम तो चींटी भी मर जाए पैर के नीचे उसका ख्याल रखते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि भारत जहां खड़ा है डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली, उसमें आप भारत की इंटरनल केओस की वजह बन रहे हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दक्षिण भारत के कहीं बचा नहीं है। आप निकल पड़ते हैं, आप ये भी नहीं सोचते हैं कि आपका उससे कुछ लेना देना नहीं। आप जिस देश में हैं, जिस देश ने सम्मान के साथ हर नागरिक को एक बराबर इक्वल ट्रीटमेंट दिया है, सब एक बराबर हैं, आप वहां इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इस संवेदनशील मसले पे अभी बहुत से लोग मजाक बना रहे हैं। मैंने देखा अभी कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा वो आजकल पापा वॉर नहीं रुकवा रहे हैं। अब कितना हास्यास्पद है, दुनिया के और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने छात्रों के लिए 3000 छात्रों को निकलवाने के लिए 2 लड़ रहे देशों से इस तरह से बात करके और झंडा लेकर निकाल दिया होता। पाकिस्तानी तिरंगा लगाकर बस में चले आए, निकल आए वो। हाँ। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। धार्मिक भावनाओं का मामला है ना, हमने कल भी बात की थी हर्षवर्धन जी। लेकिन ईरान के साथ भारत के शिया जुड़े हुए हैं, पूरा सुन्नी समुदाय जो है, पूरा मुस्लिम समुदाय जो है, शिया सुन्नी सब, वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो शिया पे हमला था, सुन्नी क्यों परेशान है? नहीं होना चाहिए था। मुसलमान तो ये तो आपस में लड़ते हैं, इराक ईरान तो शिया और सुन्नी की लड़ाई थी। इजराइल तो साझा दुश्मन है ना, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं,
आपका साझा दुश्मन है किसका? मुसलमान का। कौन से मुसलमान का? फिलिस्तीन के मुसलमान का, लेबनान के मुसलमान का, ईरान के मुसलमान का। ये यहां के मुसलमान का कैसे वो दुश्मन हो गया? यहां के मुसलमान का दुश्मन वो होगा जिसको भारत सरकार अपना दुश्मन मानेगी। यहां के मुसलमान का दुश्मन कौन होगा? आज की स्थिति में पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो होगा। यहां के मुसलमान का दुश्मन कौन होगा? बांग्लादेश, अभी तक हमारा मित्र देश था, अभी वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं, वो होगा ना। देश से बढ़कर कोई वजह नहीं हो सकती, कोई वजह नहीं हो सकती। पर आर्गुमेंट दिया जाता है ना कि आज बांग्लादेश में हिंदू परेशान है तो आपको दर्द होता है ना। मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन क्या हमारे लिए देश से बढ़कर है क्या कुछ? दर्द होना एक अलग बात है। और अगर कोई देश ऐसा हो जो बांग्लादेश के ऊपर अभी मिसाइल फेंकने लगे तो हम क्या उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? संभव नहीं है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते इसीलिए अच्छे रहे क्योंकि हम दुनिया को एक नजर से देखते हैं। और भारत यहां इसलिए भी नहीं जा सकता, ये दोनों भैया एक ही वंशज हैं, यहां कन्वर्ट वाला मसला नहीं है। वो जो जिसको कहे ना कि जो इस्लाम और यहूदियों का है वो एक ही वंशज हैं, वो भाई भाई हैं जो लड़ रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान वाला मसला नहीं है। एक ही निकल के ट्री आई है उनकी लीगेसी, और उसको आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और उनका जब आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उनके तरीके एक अच्छा चले छोड़े सर, ये तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये जानना चाहिए। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि यहूदी और इस्लाम एक ही है। समझना है देश का मुस्लिम सेंटिमेंट क्या है, उसके मन में क्या है। तो ये आपको अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु है, वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर उसको आर्टिकुलेट कर सकता है। वो जो कहता है वही नीचे रेसिप्रोकेट किया जाता है, नीचे उस आबादी के द्वारा। अब कलवे जब्बार साहब शिया समुदाय के बहुत सम्मानित, बहुत बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। लखनऊ में वो रहते हैं और उनके पहले भी इस मसले पर बहुत सारे बयान आए थे। अब मैं आपको उनकी बात सुना रहा हूं। कलवे जब्बार साहब की 2 लाइन की बात मैं आपको बता भी दूं। उन्होंने कहा ईरान ने अटैक नहीं किया, ईरान ने डिफेंस किया है और इजराइल का मकसद दरअसल मक्का मदीना पर कब्जा करना है। रोज आना 25 से 40 लोग मार रहा है, रोज आ रहे हैं अफसर वहां पे। 25 साल से जीवन गए, 50 साल में गए, तो उसको उसने कहा कि जो अपनी फौजें वापस बुलाओ। उसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि जो फिलिस्तीनों की हिमायत से हिजबुल्लाह वाले वहां पर रहे थे उसके ऊपर हमला करके उसके लोग मारा। तो ये डिफेंसिव हमला है, ये अटैक नहीं है। और उसके बाद अब जो इसराइल करेगा वो अटैक होगा, उसको हम अटैक कहेंगे। ये सिर्फ डिफेंस हुआ है। ग्रेटर इसराइल का जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, उसमें आधा सऊदी अरब है, उसमें आधा सऊदी अरब है, उसमें इराक है, उसमें पूरा लेबनान है, पूरा लेबनान है, पूरा फिलिस्तीन है, और मक्का और मदीना उनके नक्शे में है, करबला और नजफ उनके नक्शे में है। यानी उनकी प्लानिंग है कि मक्के पर भी कब्जा करेंगे, मदीने मुनव्वरा पे कब्जा करेंगे, करबला और नजफ में कब्जा करेंगे। ये है ग्रेटर इसराइल, देख लो, ये है ग्रेटर इसराइल, उनका नक्शा। ये कलवे जब्बार साहब की बात आप सुन रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कर रहे थे। सर मुझे जो 2 बातें इसके अंदर स्ट्राइक की, पहली बात, अगर कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु ये मुसलमानों को ये कहेगा कि इजराइल तो मक्का मदीना पर कब्जा करना चाहता है, तो आप समझ रहे हैं वो किस किस्म की भावनाएं जो है उगाड़ेगा, पैदा करेगा। दूसरा, मैंने ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐसे मामलों में देखा है, वो भी किसी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह बात करते हैं। उनका विजन लार्जर वर्ल्ड वाइड विजन के जैसे बात करते हैं। वो सुना ना आपने, लार्जर इजराइल का गोल में उसमें कौन कौन से देश हैं। ये आप किसी राह चलते भी बार बार बोलता हूँ तो कई बार लोगों को मुसलमान से बात करेंगे तो आपको अरब ले जाएगा, फिलिस्तीन ले जाएगा, चारों तरफ ले जाके घुमा के उसको सीमा भी मालूम है कि जॉर्डन कहाँ है, ये कहाँ है, अल-अक्सा मस्जिद क्या है। तो ये तो बड़े धर्म गुरु हैं। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, पहली बात तो है कि इस्लाम में झूठ बोलना जो है वो हराम माना गया है। मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरब में हम लोग 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब को थोड़ा भी भान हो जाए कि इजराइल जो है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये मुसलमानों के लिए भी है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में नेतन्याहू भाषण दे रहे थे, एक हाथ में 4 देश का नक्शा था, एक हाथ में 4 देश का नक्शा था। दुनिया में जिन 4 देशों को उन्हें वरदान कहा, उनमें एक सऊदी अरब भी है, एक सूडान भी है। उनको उन्होंने वरदान शब्द कहा है। तो इसीलिए ये जो मान के चलते हैं ना, चूंकि इनका जो पूरा वार हुआ है, हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि बहुत सारे जो इस्लाम के पाठ हैं यहूदियों से लिए गए हुए हैं।
तो वो जो इनका एक लंबे समय का युद्ध है, जो बार बार यरूशलेम के मस्जिद को लेकर के ये बात करते हैं, तो वो अंदर से बसी हुई बात है, ये यही करेंगे। और दुनिया भर के मुसलमानों के बीच इस प्रकार की गलतफहमी है कि इजराइल अगर रह गया तो चूंकि हमारा वार उस समय से चल रहा है, इसलिए वो आज न कल जिस हालत में वो जा रहा है, वो हमारे मक्का मदीना पर कब्जा करेगा और फिर वह यहूदी धर्म हम पर ला देगा। ये एक आम बातें उसमें है और उसकी एक एक कथा बताते हैं कि कैसे वहां से चले, मोहम्मद साहब कैसे वहां गए हैं, वहां कैसे आराम किया उस जगह को, कैसे उसको कन्क्वेयर किया, ये चलता रहता है। एक चीज क्लियर और भी कर दीजिए सर, ये जो भी आप प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हैं, इजराइल डेथ थ्रू इजराइल, ऐसे ऐसे नारे लगते हैं, इजराइल की मौत हो, ये नफरत इजराइल के लिए है केवल? इजराइल तो एक सिंबॉलिक है ना देश, यहूदियों का देश है वो। नफरत किससे है? नफरत हर उस व्यक्ति से है जो इस्लाम में नहीं है। तात्कालिक रूप से जरूर ये बात करते हैं कि भाई हम तो सभी को मानते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो मजहब है, इसमें दो ही है। अम्बेडकर साहब ने लिखा हो तो बाद में लिखे, पहले ही है, या तो आप इस्लाम हैं या काफिर हैं। लेकिन चूंकि यहूदियों से लगातार और ईसाइयों से दो बड़े संघर्ष आप देखेंगे कि जिसको क्रूसेड्स बोलते हैं, धर्म युद्ध बोलते हैं, जो 1000 से लेकर के 1500 तक हुआ है, उसमें ये शामिल रहे, उनका अभी भी वो क्रूसेड जारी है। अब मैं आ रहा हूं आगे, देखिए इजराइल, हम लोग कह रहे हैं क्या दुनिया का वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। देखिए एक दिन भी वर्ल्ड वार के बाद बिना वार के दुनिया रही नहीं है। पिछले वर्ष का भी आंकड़ा आया है कि 1,24,000 लोग किसी न किसी वार में पिछले मारे गए हैं। जी। और उस क्षेत्र में कभी वार नहीं रुका है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 180 मिसाइल उसने दाग दिया है, और हुआ क्या है इजराइल पर? अप्रैल में भी उन्होंने उतने ही मिसाइल दाग दिए। एक व्यक्ति की मौत, एक मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इजराइल सारे गए कहां हैं? इस बार तो पूरी ताकत से गुस्से में मारा है। देखिए ईरान अभी इस सिचुएशन में नहीं है, उसको तो अपना सम्मान इस समय बचाना है। चलें सर, ठीक है। इस समय उसको अपना सम्मान बचाना है कि अगर उसके प्रॉक्सी पर हमले हो रहे हैं तो उस प्रॉक्सी पर हमले में अपना सम्मान बचाने के लिए वो एक सीमा से आगे जाने को तैयार है। लेकिन सुनिए, एक मुस्लिम देश है जॉर्डन का बयान है कि जब ईरान के मिसाइल्स हमारे क्षेत्र से और ड्रोन गुजरने लगे तो हमने उसको जो है बेकाम किया है, उसको नष्ट किया है। तो केवल अमेरिका की बात नहीं है, जॉर्डन भी यही बयान दे रहा है। इसलिए दुनिया के मुसलमानों का अगर विषय है तो इसको भी मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब दुनिया के मुसलमानों का साझा विषय है कि नहीं भी, आप एक शिया सुन्नी एक्सिस की बात आप कर रहे थे, इसमें कल्बे जबाज साहब का एक बयान आपको और सुनाता हूं, जो बयान रह गया था वो चला दीजिएगा। कह रहे तुर्की, सऊदी अरब सब कायर हैं, सिर्फ एक ईरान है जो मर्दों की तरह खड़ा हुआ है। सुनिए। तो ये तमाम जो है वो अमेरिका इस्राइल के पिट्ठू हैं। एक आप ही किसी ने पूछा था कि सऊदी अरब के एक शहजादे ने बयान दिया, हमने कोई शहजादा थोड़ा दिया, स्लेव्स, वो गुलाम है, शहजादे नहीं है, गुलाम है वो, अमेरिका इस्राइल के गुलाम है, तो शहजादे नहीं। सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए वो अपनी बर्दाश्तियों के लिए वो हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, बोल की 1 सेकेंड में अमेरिका खत्म कर देगा। इस वजह से वो खामोश है। सिर्फ एक ईरान है जो मर्दों की तरफ बोल रहा है, वो सीना तान के बोल रहा है कि चाहे जो भी हो रहा है, अमेरिका इराक का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे इमाम हुसैन को 772 थे और यजीद की 1 लाख की फौज थी। इमाम हुसैन को मालूम था कि हम मर जाएंगे, इमाम हुसैन को मालूम था कि गर्दन कट जाएगी, तो उसके बाद भी सर नहीं झुकाया। तो जो हुसैनी होता है, इमाम हुसैन का मानने वाला, वो अपना सर कटवा तो सकता है, मगर गालिब के सामने अपना सर झुकवा नहीं सकता। वो कह रहे हैं सऊदी अरब के शाह अय्याश हैं, केवल एक ईरान है जो पूरी दुनिया में मर्दों की तरह खड़ा है, लोहा ले रहा है इजराइल अमेरिका से। तवीर जी, देखिए जो भी इस समय इजराइल से लड़ेगा उनकी नज़रों में वो हीरो होगा। बाकी अरब कंट्रीज तो बोल नहीं रही है, कई मुस्लिम कंट्रीज ने शांति रखी हुई है। हालांकि कल सऊदी अरब का बयान आया है कि हम इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, जो हुआ है इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। और ईरान इस समय इजराइल की सबसे बड़ी चिंता, इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है जो अब्राहम समझौता हुआ था, वो वापस मतलब एक बुरी स्थिति में चला गया कि जिसमें सऊदी अरब जुड़ने वाला था। अब कल चल रहा है कि बहरीन, मोरक्को और जो यूएई और इसके साथ जुड़े हुए थे। अब ये जो समझौता था ये आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए कल मैं एक बड़े आर्टिकल्स काफ़ी देख रहा था, मतलब इजराइल के लेखकों के। तो इजराइल के कई लेखकों ने कहा है कि भाई गोल्डा मायर बचने की कोशिश कर रहे हैं बेंजामिन याहू, मतलब प्रधानमंत्री गोल्डा मायर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के बड़े कमजोर प्रधानमंत्री थे और जिन्हें बाद में सत्ता से बेदखल होना पड़ा चुनाव के बाद, जब उन पर हमला हुआ था, मिस्र और सीरिया ने हमला किया था। बोले आज बेंजामिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत मजबूत है और वो
हमास को घुस के मारा उन्होंने हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे और वो ईरान से भी बदला लेंगे। लेकिन इजराइल के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि इजराइल जिसके डिफेंस सिस्टम की इतनी दुनिया में तारीफ होती है, वो कैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास इतने आराम से इजराइल की सीमा में घुस गया, 1200 लोगों को मार दिया और 250 लोगों को बंधक बनाकर लेके गया। वहां की आम जनता के अंदर नेतन्याहू बेंजामिन को लेकर यह है कि यह बहुत ज्यादा लापरवाह है अपनी देश की सुरक्षा को लेकर। इसका खामियाजा हमारी देश को भुगतना पड़ा है। बाद में विपक्ष ने वहां पर बहुत विरोध किया, हालांकि अब तो राष्ट्रीय सरकार बन गई है, विपक्ष के नेता सरकार में शामिल है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव होंगे तो उसका खामियाजा बेंजामिन नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। चूंकि ये गिल्ट बेंजामिन नेतन्याहू को लग रही है कि उनके रहते इतने आराम से जिस तरीके से हमास ने आकर कत्लेआम मचा दिया और 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गए और अभी तक उनको छुड़ा नहीं पाए थे। अब वो ये बताना चाहते हैं कि इजराइल की ताकत बहुत बड़ी है और वो दुनिया को फिर वही बताना चाहते हैं कि इजराइल जिसके लिए जाना जाता है, ये सब कुछ इजराइल की सुरक्षा जिसके लिए जानी जाती है। देखिए, सिर्फ उन्हें हिजबुल्लाह से नहीं जीतना है, उन्हें सिर्फ हमास से नहीं जीतना है, उन्हें ईरान से नहीं जीतना है, बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश की जनता को भी जवाब देना है। वो तो वहां के राजनीतिक व्यक्ति है, आने वाले समय में उन्हें वहां चुनाव भी लड़ना है। उन्हें अपने बताना है कि देश के अंदर कि जो 7 अक्टूबर 2023 को जो गलती हुई थी मेरे से, वह मैंने भूल सुधार कर ली है और अब उस हर शख्स को जो इसका गुनाहगार होगा मैं घर में घुस के मारूंगा और इजराइल सेना उसको पूरी जवाब देगी, यह बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लड़ाई जो शुरू हो रही है, देखिए दुनिया में कोई भी लड़ाई हो वो किसी ना किसी देश को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती है। अभी नहीं करी तो कुछ समय के बाद करती है, चाहे फिर वो रशिया का हो, यूक्रेन का वॉर हो, और जब मिडिल ईस्ट के अंदर जब ईरान और अगर इजराइल की अगर लड़ाई होगी तो जॉर्डन से लेकर भूमध्य सागर तक के बीच असर तो सब पे पड़ेगा, असर पड़ेगा और ईरान के असर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ईरान का तेल का भी एक बड़ा मामला है। भारत की बात करूं, बड़ी बिल्कुल मॉनिटरी बात, अभी 1200-1300 पॉइंट सेंसेक्स गिरा ना, सेंसेक्स गिरा। ये जो बात बोल रहे हैं, देखिए समय हो गया मेरा ब्रेक का। ऐसा इजराइल में जो है पॉलिटिक्स को लेके ये 7-8 वर्ष से उस पर कोई बात कर सकते हैं। वहां भी एक वर्ग है, अखबार में ये सब लिखता रहता है, लेकिन देश उससे अप्रभावित है। कल जब ईरान के मिसाइल आ रहे थे तो नीचे शादी भी हो रही थी, उसका भी एक वीडियो, वो समाज ही अलग है सर, वीडियो भी फर्क नहीं पड़ता, सायरन बजता है, सब बंकर में चले जाते हैं, पटाखे फूट रहे और नीचे शादी हो रही है। तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी वहां के मिलिट्री बेस में हाईली ट्रेन्ड सोसाइटी है।